नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार, काफी दिन हो गए मौलिक अधिकार हमारे चल ही रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों को पढ़ने हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें जो हमने मौलिक अधिकार कल जो पढ़े थे, कुछ अधिकार तो हमने समानता से संबंधित पढ़े थे। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, यानी कि आर्टिकल 17 और 18 अस्पृश्यता का अंत, उसके बारे में जानना था। संसद किस प्रकार से उसने अधिनियम बनाया 1955 का, 1976 में किस प्रकार से उस अधिनियम का नाम बदला, उसके बारे में जानना था। 18 में किसके बारे में, उपाधियों का अंत। फिर हमने स्टार्ट किया था पढ़ना स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 हमको क्या दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। आर्टिकल 19 हमने पढ़ लिया था। इसमें मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता दे रखी थी, 7, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 6। जो 19(1) का F था, यानी कि संपत्ति से संबंधित जो स्वतंत्रता थी, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसमें पढ़ा था, ए में क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्या थी, प्रेस की, RTI, झंडा फहराने की, मतदाताओं को सूचना प्राप्त करने की, नोटा का अधिकार, बहुत सारी इसमें क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है। बी में क्या था, 19(a) का बी में बिना अस्त्र शस्त्र और शांतिपूर्ण क्या होने, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी में क्या था, संघ बनाने की, संघ व संगठन बनाने की फ्रीडम है आपको। डी में क्या था, आवागमन की स्वतंत्रता है। ई में क्या था, निवास की। F हटा दिया गया। और जी में क्या, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, कोई भी कारोबार है, व्यवसाय है, वो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन हमें एक बात जाननी थी, ये स्वतंत्रता कैसी है, सीमित है या असीमित है? सीमित है, क्योंकि इस पर, उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर देश की एकता व अखंडता का सवाल हो, लोक व्यवस्था बनानी हो, राज्य में व्यवस्था बना के रखनी हो, मानहानि ना होती हो किसी की, कोर्ट की अवमानना ना करते हो, तो क्या लगा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर हमने आर्टिकल पढ़ा था 20, वो किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 20 अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में, यानी कि अपराधी को दो सिद्धि के संबंध में। इसमें 3 धाराएं थी। भूतलक्षी विधि, यानी कि जिस समय आपने अपराध किया है, उस समय जैसा कानून चल रहा था, उसके अनुसार ही आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और 20(2) में क्या था, एक अपराध एक सजा, यानी कि अगर आपने अपराध किया और एक बार आपको सजा मिल ली है, तो ये नहीं होगा कि दोहरे एक बार और दे देंगे आपको। अगर आप दोबारा से अपराध करते हो फिर आपको सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और क्या था, समय के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती, यानी कि समय के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, जिसके लिए आपको वैध नहीं किया जा सकता। तो इससे संबंधित वाद भी पढ़ लिए थे, तो ये मानते होते आपको यहाँ तक समझ में आ गया था। आगे आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। अगर मेरी समझ में, अगर मैं देखता हूं तो जितने भी अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 में, जो आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, आर्टिकल 21। इसमें क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको जीने का अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 21 में। वही है, आपकी जीने को ही छीन लिया गया, तो आपके बाकी जो अधिकार है उसका करोगे क्या, यानी कि प्राण जान है तो जहान है, सब कुछ देख लोगे आप, स्वतंत्रता भी ले लोगे, समानता भी ले लोगे, धार्मिक स्वतंत्रता भी ले लोगे, शोषण के विरुद्ध भी लड़ लोगे, जब तक आप बचे रहोगे। अगर आपकी मृत्यु ही होगी तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है, हृदय व आत्मा, अंबेडकर जी ने कहा। इसको बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सही रूप से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर ये नहीं मिला तो आपको औरों की करोगे क्या, स्वतंत्रता लेके, ये अधिकार आपको मिलना बहुत जरूरी है। कैसी स्वतंत्रता है, प्राण व देह,
प्राण यानी कि जीने का अधिकार है आपको। देह यानी शरीर से संबंधित आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अगर इसमें राज्य क्या कर सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दो बातें आपने सुनी होगी, एक चीज सुनी होगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक सुनी होगी आपने विधि की उचित प्रक्रिया। बात में कौन सी चलती है, क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से ली है हमने ये, जापान। पिछली क्लास में जब हमने पढ़े थे सोर्सेज, उसमें बताया था भी ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो उसमें मैंने इतना लिखा दिया था, अभी आगे पढ़ेंगे जब मौलिक अधिकार आएगा तो पढ़ेंगे। तो अब पढ़ रहे हैं ये मामला क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया है क्या। इससे संबंधित दो वाद हुए हैं, इससे संबंधित दो वाद, एक के गोपालनवाद 1950 में, और एक मेनका गांधीवाद 1978 में। ये किससे जुड़ा मामला है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, और ये किससे जुड़ा हुआ है, विधि की उचित प्रक्रिया से। कई बार तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मिलान में जो ए.के. गोपालन था वो किस प्रक्रिया से संबंधित था, और जो मेनका गांधीवाद था वो किस प्रक्रिया से संबंधित था। अब था क्या ये गोपालनवाद, क्या था, एक साम्यवादी नेता था, 1950 की बात है। तो इन्होंने क्या कर दिया था, देश की एकता व अखंडता, यानी सरकार को लगा, वहां की कौन सी सरकार थी, नेहरू सरकार, कांग्रेस थी, उसको लगा भी जो ये बयान दे रहा है, जो ये भाषण दे रहा है, वो क्या है, देश के हित के लिए नहीं है। इससे तो क्या फैल रही है, समाज में असमानता फैल रही है, लड़ाई झगड़े की भावना आ रही है। तो इसको क्या कर लिया गया, निवारक निरोध अधिनियम, जो आर्टिकल 22 में दिया गया है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस कानून के तहत क्या कर लिया गया, इसको नजरबंद कर दिया गया। किस कानून के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत। निवारक निरोध अधिनियम होता है, शक के आधार पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसमें अपराध, क्योंकि आपको देखो ये आगे जो 22 में बताया गया भी, अगर आपको कोई गिरफ्तार करेगा तो कारण बताना होगा क्यों कर रहे हैं। अगर लेकिन किसी के ऊपर ये कानून लग गया, निवारक निरोध अधिनियम, फिर कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए.के. गोपालन को क्या कर लिया, वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया। किस आर्टिकल के तहत, 22। कौन सा अधिनियम कहता है, निवारक निरोध अधिनियम कहता है कि शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये मान लिया भी, ये तो क्या कर रहा है, देश को भड़का रहा है, तो बंद कर दिया गया, गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये कहाँ चला गया, कोर्ट में, कोर्ट में चला गया। तो इसने कहा भी मेरे साथ तो किसका अवहेलना हुई है, आर्टिकल 21 की, प्राण व दैहिक, मेरे तो क्या छीने जा रहे हैं, दैहिक स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, मेरा उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल जो 19 में आप कहते हो भी बोलने की स्वतंत्रता है, उसका भी क्या हो रहा है, अवहेलना हो रही है। और आप कहते हो आर्टिकल 14, यानी इससे संबंधित देखो 14, 19 और 21, इन तीनों ही अधिकारों की मेरी तो क्या हुई है, अवहेलना हुई है। मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में। उस समय नेहरू सरकार थी, तो नेहरू सरकार ने, मैंने एक बात पहले भी बताई है, जब सरकार क्या होती है, मजबूत, तो न्यायपालिका क्या जाती है, कमजोर। और जब क्या हो जाती है, सरकार कमजोर हो जाती है, तो न्यायपालिका क्या हो जाती है, मजबूत। तो इसमें ऐसे था, ये मामला है 1950 का। अभी तक इलेक्शन भी नहीं हुए, फिर भी कांग्रेस का ही था। आपने देखो विधानसभा में जो प्रतिनिधि ज्यादा आ रहे थे, किसके थे, वो कांग्रेस के ही थे। तो बंद कर लिया गया। तो कोर्ट ने कहा देखो, हम आपकी जो रक्षा करते हैं, कार्यपालिका, दो चीज समझना यहाँ पर, कार्यपालिका यानी कि सरकार आपके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकती, यानी कि ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे आपके अधिकारों का हनन होता है। ये अधिनियम तो किसने बनाया है, विधान पालिका ने। ये कानून तो किसका है, विधान पालिका, यानी कि विधि, यानी कहने का मतलब है जो ये पकड़ा गया था, ये जो गिरफ्तार किया गया था, कि विधि के अनुसार क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट किसके अनुसार काम करती है, विधि देखती है। वो तो संविधान में क्या लिखा हुआ है वो देखती है, तो संविधान में लिखा हुआ था भी इसके तहत आप क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। तो कोर्ट ने कहा भी हम आपका संरक्षण किससे प्रदान कर सकते हैं, कार्यपालिका से संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, ना कि विधान पालिका से, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, क्योंकि कानून के अनुसार तो चीजें चली रही है।
यानी कि इससे पूछ लेगा, जैसे आपका कोई भी, मान के चलो आपने कोई अपराध किया, तो पहले घर में आएगा तो उसके लिए कोई प्रक्रिया होगी विधि द्वारा, यानी कि विधि होगी पहले ही, उसके तहत पहले आपको घर आने से पहले सम्मन दिया जाएगा, या आपसे कोई कागज दिखाया जाएगा भाई ये अपराध है, तब आपको पकड़ा जा रहा है। कोई भी पुलिस आपको ऐसे नहीं उठा के ले जाएगी भाई आपने ना तो कोई कारण बता रहे हैं, वो घर में घुसे और उठा के ले गए, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। क्यों? किसका शासन है? हमारे विधि का, पुलिस का शासन नहीं है। अगर पुलिस का शासन हो फिर तो मन मर्जी है उसकी, किसी को भी अंदर डाल देगी। तो उस किसके अनुसार चलना पड़ता है उसको? विधि के अनुसार। तो जो ये पकड़ा गया कौन, एक एक गोपालन जो पकड़ा गया वो किसके अनुसार पकड़ा गया था? विधि द्वारा स्थापित, यानी कि विधि थी, आप पकड़ सकते हो। तो कोर्ट ने कह दिया भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी जो ये स्वतंत्रता इसका आनंद नहीं हुआ है, क्योंकि मान लिया गया भी आपके जो द्वारा भाषण दिए गए थे वो कैसे थे? भड़काऊ भाषण थे। तो इसमें क्या मामला चल गया? कौन सी प्रक्रिया को अपनाया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन मामला अब किसका आ गया? मेनका गांधी का मामला है। मेनका गांधी को जानते हो आप? संजय गांधी को जानते हो? संजय गांधी की वाइफ इंदिरा गांधी को जानते हो? इंदिरा गांधी का बेटा था संजय गांधी, और संजय गांधी की वाइफ मेनका गांधी। तो क्या हुआ था 75 से 1975 से लेकर 1977 तक क्या लगाया गया था? देश में आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी ने बहुत गलत तरीके से इस कानून का क्या किया था? उल्लंघन किया था। यानी कि ये कानून क्या होता है? किसी को ये नहीं बताना पड़ता भी आपको गिरफ्तार हम इस वजह से कर रहे हैं। एक आपने नाम सुना होगा, पहले रोलट एक्ट चला था, जो बिना दलील अपील वकील के अंदर डाल रहे थे। इंदिरा गांधी ने भी इसका प्रयोग करके क्या कर दिया? अंदर डाला। अब 77 में क्या होगी? सरकार बदल गई। किसकी सरकार आ गई? मोरारजी देसाई की। यानी कि प्रधानमंत्री कौन बने? गैर कांग्रेसी पहले जो पीएम बने मोरारजी देसाई। अब वो देख रहा है भी हमको किस किस ने परेशान किया था, हम उन व्यक्तियों को क्या करेंगे? अंदर डालेंगे। क्योंकि एक बदले की भावना तो रहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनके साथ किया। वो सोच रहा है मैं अब इंदिरा गांधी के परिवार को थोड़ा देखूंगा। तो इंदिरा गांधी को आभास हो गया था, आभास ये हो गया अगर मेनका गांधी यहाँ पर रही तो उसको क्या कर लिया जाए? किसी न किसी मामले में क्या कर दिया जाएगा? गिरफ्तार करके अंदर कर दिया जाएगा। तो इसको क्या कह दिया भी आप कहाँ चले जाओ? विदेश में आप चले जाओ। जो जैसे ये विदेश में जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है तो इसका पासपोर्ट को क्या कर लिया जाता है? जब्त। यानी कि पासपोर्ट को क्या कर लिया जाता है? जब्त। तो इसका क्या कर लिया गया? पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। पासपोर्ट को जब्त इसलिए कर लिया गया क्योंकि मोरारजी देसाई को लगा भी इंदिरा गांधी के या संजय गांधी ने बहुत ज्यादा क्या किए थे उस समय, एक तरह से देखो तो गलत तरीके से काम किया था। जैसे आपने नाम सुना होगा नसबंदी का, ये संजय गांधी ने बहुत ज्यादा किए थे। एक आपने देखा होगा प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, मीडिया की जो स्वतंत्रता थी, उसको छीन लिया गया था। ये कह दिया गया था कोई भी अखबार छपेगा तो पहले किससे होना चाहिए? मेरे को दिखाना चाहिए, पहले पहले आप मेरे को दिखाओ, फिर क्या करेंगे? अखबार को छापा जाएगा। तो मोरारजी देसाई ने लगा भी इसने भी कोई ना कोई ऐसा अपराध किया होगा जरूर, इसलिए ये क्या जा रही है? बाहर जा रही है। तो इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। हमारे कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। पहले क्या करना पड़ेगा? अपराध को क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। इसने एक्चुअल में साबित अपराध किया है तभी तो सजा मिलेगी। तो ये कहाँ चली गई? कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। भाई देखो मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, फिर भी हमारा क्या कर रही है? पासपोर्ट जब्त करी है सरकार जबरदस्ती से। ऐसे में तो मेरा किसका उल्लंघन हो रहा है? आर्टिकल 21 का। और जो आप स्वतंत्रता दे रहे हो मेरे को 19 के तहत, और जो मेरे को समानता दे रहे हो आर्टिकल 14 के तहत, उसका तो फिर मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में, मौलिक अधिकारों को क्या कराने के लिए? लागू कराने के लिए। तो यहाँ गई। अब फिर वह बात वही आ गई, यहाँ पर सरकार क्या है? कमजोर है, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन की सरकार थोड़ी क्या रहती है? कमजोर। तो फिर इसने क्या निर्णय दिया? विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया का मतलब है भी हम देखेंगे भी जो ऐसा आप काम करें, जो विधि बनाई गई है क्या वो इस समय सही फिट बैठ रही है? यानी कि प्राकृतिक न्याय की स्थापना होगी यहाँ से दोबारा। प्राकृतिक न्याय का मतलब जांच देखना, यानी कि ये देखना भी जो आप जिस विधि के अनुसार आप इसको पकड़ रहे हो क्या वो उचित है, क्या वो न्यायपूर्ण है, और क्या वो युक्ति युक्त है।
तीन बातें देखो क्या उचित है, अनुचित तो नहीं है, जो विधि के तहत आप पकड़ रहे हो। ये देखेगा कौन देखा गए, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपूर्ण है, वे इस विधि का जो आप प्रयोग करें उससे न्याय की स्थापना होगी या अन्याय की स्थापना होगी, वो देखेगा। और युक्ति युक्त, युक्ति युक्त का मतलब जिस भी को व्यक्ति के आप ऊपर ये लगा रहे हो उसके अनुसार वो सही फिट बैठ रही है या सही फिट नहीं बैठ रही है, यहाँ पर नहीं देखेगा। यहाँ पर क्या था, इसको पालनवाद में जैसी प्रक्रिया में लिखा हुआ वैसे ही इसको फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर क्या करेगा, एक नैतिकता के आधार पर देखेगा। ये चलती है यूएसए में। यूएसए में है क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया। मेनका गांधी वाद में क्या हुआ, कहाँ चला गया मामला, सुप्रीम कोर्ट में। और क्या कह दिया गया, पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगा विधि क्या है, उचित है, न्यायपूर्ण है और युक्ति युक्त है, तो तभी तो क्या कर सकते हैं, सजा दे सकते। इसने कोई अपराध ही नहीं किया मेनका गांधी ने। भाई या तो अपराध किया हो या तो साबित करके दिखाओ आप, भाई इमरजेंसी के दौरान इसने ये अपराध किया था। ये तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ शक के आधार पे कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये शक के आधार पे कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या स्थापित हो गया, भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, कोई भी प्रक्रिया हो कैसी होनी चाहिए, वो उचित होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, युक्ति युक्त। तो इससे तीन बातें निकलकर सामने आई। एक तो जब भी कौन सा निवारक निरोध अधिनियम लगाया जाएगा तो प्रक्रिया विधि की प्रक्रिया के अनुसार हो, यानी कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भी पुलिस ने देख लिया भी इस व्यक्ति को पकड़ना तो इसको पकड़ो, ऐसा नहीं। या किसी से मान के चलो पहले बहसबाजी थी और बन गया कोई पुलिस या अच्छे पोस्ट पे आ गया, आप कह रहे हो अब देखता हूँ इसको, पहले बड़ा तंग किया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक प्रक्रिया के अनुसार चलना पड़ेगा। और प्रक्रिया भी कैसी होगी, प्रक्रिया ये नहीं है जो लिख दिया एक बार प्रक्रिया आपने बना दिया वही प्रक्रिया होगी, इसको जांच होगी। और वो जांच कैसी होगी, कैसी प्रक्रिया होगी, उचित होगी, और कैसी होगी, न्यायपूर्ण होगी। भाई इस दंड देने से इसको न्याय मिल रहा है या अन्याय मिल रहा है, ये देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा भी इस व्यक्ति पे ये सही लग रही है या गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है, युक्ति युक्त होगी। और क्या कह दिया गया, 14, 19 और 21 आर्टिकल आपस में क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इसमें क्या थे, अलग अलग थे, इसमें संबंध रखते हैं। अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ तो 19 का उल्लंघन माना जाएगा, 19 का उल्लंघन हो रहा है तो 21 का उल्लंघन माना जाएगा, 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो अब भारत में देखते हो आप, कहने को तो कौन सी प्रक्रिया चलती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन हम व्यवहार में जब पढ़ते हैं हम देखते हैं तो कौन सी प्रक्रिया भी है, विधि की उचित प्रक्रिया। तो इसके बाद बहुत ही ज्यादा अधिकारों का क्या हो गया, बढ़ावा मिला, किसमें, आर्टिकल 21 में। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर समय के साथ बढ़ते चले गए। चाहे महिलाओं से संबंधित अधिकार यहाँ रख दिया गया, जो स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में नहीं मिली वो आर्टिकल 21 में उनका बढ़ावा दे दिया। तो देखो किस किस प्रकार की आपको क्या दी गई है, यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, किसके तहत, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 में प्राणवैधिक स्वतंत्रता को आधार मानकर किस किस प्रकार के आपको अधिकार मिले हुए हैं। एक तो क्या अधिकार मिल गया, मेनका गांधी से। अच्छा इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन सीधे आते हैं। एक तो इससे संबंधित पूछते हैं कौन कौन से अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं, और एक कौन पूछा जाता है कौन से वाद से शामिल किए गए, इनके मान का गांधी वाद से कौन सा अधिकार मिल गया आपको, विदेशों में घूमने की आजादी, ये अधिकार मिल गया नहीं मिल गया। विदेशों में आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर कोई अपराध नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से आ जा सकते हो, घूम सकते हो, संचरण की आपको क्या मिल गई है, स्वतंत्रता मिल गई है। बाद में इसमें क्या शामिल हो गया, समय के साथ साथ मोहनी जैन वाद 1992, इसके तहत क्या मिल गया आपको, शिक्षा का अधिकार। ये आगे पढ़ेंगे हम, जो आर्टिकल 21A जो बाद में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो ये किसकी देन है, मोहनी जैन वाद की, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार को क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया। इसमें 50 प्रकार के अधिकार हैं, बाद में शामिल होते चले गए। एक आपने पहले सुना होगा विशाखावाद 1997 में, इसमें कौन सा अधिकार मिल गया, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण नहीं किया जाएगा, यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
नहीं किया जाएगा। ये देखा था आपने जब हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 15। मैंने इसके बारे में बताया था क्यों आया था ये। बंवरी देवी थी, उसका क्या कर दिया था, सामूहिक रूप से बलात्कार कर दिया गया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट आई तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। एक फिर था हुसैन खातूनवाद, हसून आरा खातूनवाद। इसमें जो बताया गया, एक तो देखो ये अधिकार भी आपको क्या, त्वरित त्वरित सुनवाई का अधिकार। त्वरित सुनवाई मतलब कि आपका केस चला गया, आपने देखा कोर्ट का जो हमारा सिस्टम है बड़ा ही क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है। एक बार आपके कोर्ट में चले गए, कोई केस हो गया तो फिर क्या होगा, तो पूरी जिंदगी आपकी उसमें ही निकल जाएगी। तो फिर कहा है भाई ये कैसा, ये तो फिर मतलब कि जो अधिकारी नहीं है, जब तक फैसला आता है तब तक उसकी उम्र ही बीत ली होती है। तो फिर इसके जीने का क्या, मान के चलो किसी ने कोई चोरी कर लिया, ठगी कर ली, और उसकी पेशी पे पेशी पड़ रही है, यानी कि सनी देओल वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सुनते हो आप। तो तारीख पे तारीख का मतलब क्या है, उसकी तो स्वतंत्रता कहाँ बीत रही है, जेल में ही बीत रही है। अगर आपने या तो उसको सजा दो या उसको बरी करो, तभी तो वो जी सकता है। इसके लिए कौन सा आया, त्वरित सुनवाई का अधिकार। और एक साथ में क्या आया, जो गरीब है उसके लिए निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि किसी के पास कोर्ट में जाने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है, वकील नहीं कर सकता, तो सरकार क्या कराएगी, उसको वकील उपलब्ध करवाती है। यानी कि सरकारी वकील आपने देखा होगा, सरकारी वकील, और कैसी होगी वो, निःशुल्क, इससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तभी तो आप अच्छा जीवन जी सकते हो। कहने का मतलब है, आर्टिकल 21 कहता है भी आपने जीवन कैसे जीना है। एक तो आप जिंदगी को काट रहे हो, एक तो क्या होता है जिंदगी को काटना, और एक होता है जीवन जीना, गरिमापूर्ण जीवन जीना, गरिमापूर्ण, यानी कि आपका मान सम्मान हो, तभी तो आप अच्छे से जी पाओगे। तो आर्टिकल 21 हमको यही दिखाता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के बारे में। एक है फिर महत्तावाद। इसमें देखो और भी आर्टिकल, यानी कि और भी दायरा इसका बढ़ गया, और ये किस पर आ गया है, स्वच्छ पर्यावरण पर। अच्छा क्या करेंगे, इसमें कुछ है 30-40 केसेस आए हुए हैं, इसमें वाद हुए हैं, जिससे क्या 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 जुड़े हैं, आपको अधिकार मिले हैं। तो क्या करेंगे, नोट्स दे देंगे आपको एक तो, और क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर। जैसे एक केस है ये मेनका गांधीवाद का, इसके अलग से डाल देंगे, इसकी अलग से डाल देंगे, एक एक करके 5-5, 7-7 मिनट की, तो आपकी क्या आ जाएगी समझ में, पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी, इससे किससे संबंधित है। अगर मैं अभी बताने लग गया तो फिर ये हमारा जो चला हुआ है, जो टॉपिक चला हुआ है अधिकार, उससे हम फिर और कहीं चले जाएंगे, ठीक है ना। कहीं और कहीं जाने का मतलब है हमारा टॉपिक सही नहीं फिट बैठेगा। तो मैं आपको जैसे ही यूट्यूब पे डाल दूंगा 5-5, 7-7 मिनट की बना के, तो आप देखते रहना इसमें क्या हुआ और क्या हमारे काम का चीज है, वो इससे संबंधित डाल दूंगा। तो एक बार सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट है जो जो पूछ लिया जाता है, इनसे क्वेश्चन आए हैं जरूर। क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेनका गांधीवाद, आगे क्या लिख देंगे, इनमें से कौन से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन आया जो विशाखावाद किससे संबंधित है, तो क्या फैसला आया था इसमें, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। एमसी मेहतावाद, किसके बाद क्या था, कैसा अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का। पर्यावरण का आप देखते होगे, मानव ने क्या कर लिया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का विकास तो कर लिया है, लेकिन क्या हुआ है, पर्यावरण का क्या हो गया है, नुकसान। अगर पर्यावरण का ही नुकसान होगा तो आप अच्छे से कैसे जी पाओगे, आप कैसे सांस ले पाओगे। तो इसके लिए भी अगर कोई क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके किसके अधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का। क्योंकि ये भी जी रहे तो सिखाता है, और ये भी क्या है, जीने से संबंधित है। जीना कैसे चाहोगे आप, स्वच्छ वातावरण में या प्रदूषित में। स्वच्छ में, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका पर्यावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। एक आपने वाद सुना होगा, रामलीला। ये वाद ना सुना हो, लेकिन बाबा रामदेव को भागते जरूर देखा होगा। रामलीला, जब ये मामला चल रहा था, 2012 का है ये मामला, जब इसको लेकर मांग उठ रही थी लोकपाल को, लोकपाल से संबंधित बिल आना चाहिए, जो करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रोकने के लिए लोकपाल की बिल ला रहा था। तो वहां पर लगी हुई थी धारा 144, और बाबा रामदेव भी
बैठ गया था, वो भी करप्शन को लेकर। लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज की तो वो साड़ी पहन के भागा था। आपने वो घटना जरूर देखी होगी, साड़ी पहन के। तो उससे संबंधित देखो आपको क्या अधिकार मिला, गहरी नींद लेने का, गहरी नींद लेने का अधिकार, गहरी नींद लेने का अधिकार। ये भी कैसा आपका मौलिक अधिकार। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो क्या कर सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, इसमें खुश हो गए सारे, अच्छी बात है, गहरी नींद लेनी चाहिए। अच्छा फिर इसका देखो, आपने देखा होगा रात में 10 बजे के बाद ये जब भी शादी होती है डीजे वगैरह नहीं बजा सकते, उसके लिए एक साउंड निश्चित किया भी इस दम ने तक ही आप बजा सकते, इस वेव तक ही, उससे ऊपर अगर बजाओगे तो दिक्कतें पैदा होगी। तो आपने देखता होगा ये गाना सुना होगा, आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है ना। तो यानी कि नींद, गहरी नींद लेने का भी आपको क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन इसमें आपकी जीने अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाओगे। हमारे स्वास्थ्य में बहुत योगदान देती है नींद, क्योंकि हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तो गहरी नींद लेने का अधिकार, रामलीला वाद में। फिर आपने एक सुना होगा सबरीमाला, सबरीमाला का विवाद सुना होगा 2018 में। इसमें देखा होगा आपने क्या था, महिलाओं को क्या मिला था, मंदिरों में प्रवेश, मंदिरों में प्रवेश क्या मिला था, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश। मैंने बताया था जब आर्टिकल 15 पढ़े, सबरीमाला का मंदिर, क्योंकि पहले क्या था 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को क्या कहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था, सबरीमाला में। सबरीमाला मंदिर केरल में है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो क्या कर रहे हो आप, लिंग के आधार पर क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, लिंग के आधार पर समानता का क्या कर रहे हो आप, उल्लंघन कर रहे हो। तो इसके तहत क्या मिल गया, महिलाओं को मंदिरों में जाने का प्रवेश। एक है शक्ति वाहिनी, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, भारत संघ, ये 2018 की बात है। ये है जुड़ा हुआ है आपकी इच्छा मृत्यु से। किससे जुड़ा हुआ है, इच्छा मृत्यु से। 2011 में अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, एक एनजीओ था कॉमन कॉज के नाम से, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कॉमन कॉज, उसने अपील डाली थी। तो मामला क्या था, इसमें एक नर्स थी अरुणा शाहनबाग, अरुणा शाहनबाग, ये क्या थी, लगभग 40 वर्षों से जो ये होता है लाइफ सपोर्ट्स सिस्टम, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उपकरणों के सहारे वो जी रही थी, यानी कि उसकी उम्मीद भी खत्म हो गई थी, अब ये अपने पैरों पे नहीं चलेगी, अब इसका जीवन कैसे बीतेगा, लाइफ सपोर्ट्स जो सिस्टम है यानी कि अस्पताल में इसका जीवन बीतेगा। तो इसके लिए मामला आया कि भी क्या वो मृत्यु हो सकती, मृत्यु की जा सकती है उसकी, यानी कि इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु यानी कि आपके अपराध, आप आत्महत्या नहीं कर सकते, इससे जुड़ा हुआ है, आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं है, ये क्या है, कानूनी अपराध है। लेकिन इससे क्या आ गया, अगर कोई व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा, यानी कि ऐसी बीमारी हो ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो हमारे कैसा अधिकार दे दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का। एक्टिव नहीं है हमारे, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, आप ठीक ठाक हो फिर आप ऐसे नहीं मर सकते, ये कानूनी अपराध है। लेकिन आपको ये लग रहा है भी आप आगे ठीक हो गए नहीं, तो आपको क्या दी जा सकती है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या मिल गया, तो उसको फिर ले भी दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसी पूछा भी जाता है विभार्थ में, कैसी इच्छा मृत्यु का अधिकार है, निष्क्रिय, एक्टिव का नहीं है। ठीक है, तो कौन से केस में, शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ हुआ था। ठीक है, एक फिर इससे जुड़ा मामला है एनिमल, यानी कि पशुओं से संबंधित भी अभी क्या आ गए हैं, अधिकार बढ़ गए हैं इसमें। सारे कार्य देखो, अगर व्यक्ति अच्छे से जी सकता है, गरिमापूर्ण जी सकता है, तो फिर पशु क्यों नहीं जी पाएंगे। इसके लिए भी कोर्ट ने इसके अधिकारों को बढ़ा दिया गया। देखो पर्यावरण को बढ़ा रहा है, शुद्ध वायु को बढ़ा रहा है, शुद्ध जल को बढ़ा रहा है, तो सारी चीजों को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए भी एक वाद हुआ, एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज। इसमें क्या कहा गया, जैसे आपने ये देखी होगी तमिलनाडु में जल्लीकुट्टू एक जगह है, वहां पर क्या की जाती है, बुल फाइटिंग की जाती है, बैलों की क्या की जाती है, फाइटिंग। आपने वो खेल देखा होगा, गेम है, वहां पर फाइटिंग की जाती है। तो फिर बाद में क्या कर दिया गया, वो
अब गैर कानूनी है। अब ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसको नुकसान हो रहा है? पशु, मैंने कहा उनको तो मजा आ रहा है, इंसान को तो उनकी फाइट देख के, और नुकसान किसका हो रहा है? पशुओं का। और एक आपने ये नहीं देखे, जरूर ये देखा होगा, मुर्गे आपस में लड़ाई जाते हैं, ये लड़ाई जरूर देखी होगी आपने। ये भी क्या है? एक गैर कानूनी है। ये भी क्या है? एक गैर कानूनी, अगर मिल जाए तो सजा हो सकती है। ये तो है, ये भारत में क्या है, गैर कानूनी काम तो होते ही है, गैर कानूनी काम बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि लेकिन राइट्स मिल गए हैं किसको? पशुओं को भी, पक्षियों को भी, पर्यावरण को भी, मानव के तो है ही। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी 50 प्रकार के क्या दिए गए? इसमें अधिकार दिए गए हैं। जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी किसमें है? आर्टिकल 21 में। यानी कि जो लव मैरिज देखते हो आप, यानी कि आपने देखना है मैं कैसी स्वतंत्रता में जीना चाहता हूँ, कैसे मेरे को जीना है, जीवन साथी मेरे को कैसा चुनना है। जैसे दैहिक के बारे में, बल्कि ये मिल के बारे में सुना होगा, JS मिल, वो कहता है भी व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वयं जिम्मेदार है, यानी कि उसके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं है। मन यानी कि आप कैसा सोचते हो वो आपके ऊपर निर्भर, चाहे आप कैसा ही फैसले करो, चाहे आप यहाँ पर टैटू बनवा लो, मन कहने मतलब चाहे आप बाल खड़े कर लो, चाहे कच्चे हो जाओ, ठीक है, चाहे नीले कर लो, चाहे पीले कर लो, ये किसका शरीर है? आपका है, आपने जीना है, आपने देखना है, दूसरे उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो यानी कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर क्या देता है? बहुत ज़्यादा बल देता है। और बहुत सारे क्या प्रकार के दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से वाद है, तो बाद में इसमें जुड़ते चले गए। मेनका गांधीवाद, मोहनी जैनवाद, विशाखावाद, कुशल नाना खातूनवाद, MC मेहतावाद, रामलीलावाद, सबरीमाला का, सत्यवाहिनी का, और एनिमल से संबंधित केस। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, नोट्स में डाल दूंगा आपके में, और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके समझ लेंगे इसको। जैसे ये आपने समझ लिया होगा, विशाखावाद का पहले आया था। ठीक है, सबरीमाला का समझ लिया होगा, ये आपने पहले आया था। एक एक गोपालन मैंने बता दिया, रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे देखो, कोई आर्टिकल ये भी नहीं है कि अपन रट्टा लगा रहे हैं एक तरह से, कोई भी आर्टिकल किसी से संबंधित हो, मैं आपको मैं वही समझा देता हूँ, यानी कि इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात किसी से संबंधित है, कोई वाद है, मुद्दा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए जहाँ मेरे को जरूरत है भाई, यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है एक गोपालनवाद को और मेनका गांधीवाद को, वो मैंने बता दी। आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो बात में कौन सी प्रक्रिया है? सैद्धांतिक रूप से विधि द्वारा साधित प्रक्रिया, लेकिन मेनका गांधीवाद के बाद कौन सी आ गई है? विधि की उचित प्रक्रिया। ये था आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21A में किसका अधिकार आ गया है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसको क्या बना दिया है? मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स बना दिया है। क्या है? अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। मोहनी जैनवाद से संबंधित है, ये 1992 में हुआ, लेकिन 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन करके 2002 में इसको क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें रख दिया गया है आर्टिकल 21A में। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कैसी शिक्षा मिलेगी? अनिवार्य व निःशुल्क। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 86वें संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा। कौन सा वाद संबंधित है? मोहनी जैनवाद। कब? 1992 का। और कितने वर्ष तक के हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इससे देखो 3 मामलों में परिवर्तन हुआ, 3 चीजों में। एक तो किसमें परिवर्तन हुआ? फंडामेंटल राइट्स में। इसमें तो कौन ऐड हो गया? आर्टिकल 21A। एक जो बदलाव हुआ DPSP में, यहाँ पर क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो स्वच्छता की ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, और फिर 6 से 14 वर्षों की शिक्षा देगी। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, उच्च शिक्षा का नहीं है मौलिक अधिकार। उच्च शिक्षा आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। और एक इसमें परिवर्तन हुआ ड्यूटीज में, कर्तव्य में, जो आपके क्या दिए गए हैं? ड्यूटी। मूल संविधान में ये नहीं थे। 42वां संविधानिक संशोधन 1976 द्वारा सवर्ण सिंह की समिति के आधार पर ये जोड़े गए। उसकी सिफारिश का कितने थे जब जोड़े गए? 10, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 11। वो कौन सा आ गया है? शिक्षा वाला। ठीक है,
इसको अच्छी तरीके से लागू करने के लिए, यानी कि आर्टिकल 35 मैंने बताया था, क्या कहता है आर्टिकल 35, कल हम बात कर रहे थे, संसद क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाएगी। तो इसके लिए कौन सा कानून बनाया, RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 में बना और 2010 में क्या हो गया, ये लागू हो गया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से पूछ ली जाती है। ठीक है, और एक पूछा जाता है शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची। इस पर शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार। अब देखते हो आपने जैसे 10th की होगी HBSE यानी हरियाणा बोर्ड से कर ली होगी, कुछ बच्चे कहते हैं CBSE से, यानी कि शिक्षा के ऊपर दोनों ही काम किए जा सकते हैं, यानी कि समवर्ती सूची का ये विषय, इससे संबंधित क्वेश्चन यही तक आएगा, सारी बातें होगी इसमें। फिर उसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। देखो आपने कुछ कानून सुने होंगे, निवारक निरोध अधिनियम, NSA, टाडा, पोटा, मीसा, ये सारे किसी में संबंधित है। कैसे है वो, इसमें देखो गिरफ्तारी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। क्या स्वतंत्रता दी गई है, क्या स्वतंत्रता है, सामान्य विधि द्वारा अगर आपको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, सामान्य विधि के द्वारा आपको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, आपको पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पुलिस आई और आपको पकड़ के लेके चली गई, जैसे अब यहाँ बैठे हो आप, यहाँ पुलिस आ गई और आपको एक करके पकड़ के लेके चली गई, तो वैसा हो सकता है नहीं। तो क्या बताना पड़ेगा आपको, कारण, तो किस वजह से मेरे को आप पकड़ रहे हैं। अगर ऐसे आपको अधिकार नहीं मिलता, फंडामेंटल राइट नहीं मिलता, तो पुलिस चलता, तो पुलिस का राज चलता। तो पुलिस का राज ना चले, किसका राज चले, विधि। हमारे किसका शासन है, रूल ऑफ लॉ। किसी पुलिस का शासन नहीं है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, ऐसा शासन नहीं है। हमारे किसका शासन है, विधि का। तो गिरफ्तार करने आई अगर सामान्य विधि थे, सामान्य अपराध में, तो क्या किया जा सकता है, आपको पहले क्या होगा, पूछने का हक होगा आपको, मेरी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। और मान लीजिए आप गिरफ्तार हो भी गए हो तो आपको क्या है, वकील से परामर्श लेने का क्या है, आपको अधिकार है, क्योंकि आपको कोर्ट की भाषा आपको कम आएगी, यानी कि आम जनता है जो कानून के बारे में इतना नहीं जानती, तो मान के चलो फिर क्या करते हो आप, वकील करते हो, और वकील फिर आपका क्या करता है, केस करता है। आपको वकील करने का भी क्या है, अधिकार, उससे परामर्श लेने का। और क्या है, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। यानी कि पुलिस ने आपको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। ऐसा नहीं भी पुलिस अपने थाने में रखेगी, थाने में पता है फिर सेवा कई प्रकार की होती है, थाने में क्या सेवा कई प्रकार की होती है। पकड़ तो लिए तो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कहाँ पेश करना होगा, कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने आपको बताना होगा कि इसने ये क्या किया, ये अपराध किया है, इस वजह से हम इसको पकड़ कर लेकर आए हैं। कोर्ट के आगे पुलिस की नहीं चलती, पुलिस क्या करती है, डरती है। कोर्ट हमेशा ये मानता है कि तो किसको पकड़ के लेकर आए हैं, जबरदस्ती से किसको पकड़ लेकर आए। हमारे कोर्ट का सिस्टम ये रहता है, किसी भी व्यक्ति को सजा ना मिले, हमेशा इस नज़रिए से काम करते हैं। हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है, जो भी न्यायाधीश है, भी किसी भी व्यक्ति को क्या ना मिले, सजा ना मिले, सब कुछ हो जाए। आप देखते भी हो अपराध हो जाते हैं, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी बरी बहुत सारे आ जाते हैं, बहुतों कमों को ही क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो 24 घंटे के अंदर कहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। छुट्टी वाला दिन नहीं गिना जाएगा। मान के चलो संडे की छुट्टी है, शनिवार को आपको पकड़ लिया है या शुक्रवार को तो छुट्टी आ गई है, तो वो दिन नहीं गिना जाएगा, वो बीच में छोड़ दिया जाएगा। जब से मान के चलो आज पकड़ लिया, कल कोर्ट की छुट्टी नहीं है, तो उसके अंदर आपको 24 घंटे के अंदर पकड़ना होगा। तो पुलिस भी चलाक होती है, जब ये लग रहा है ये अपराधी थोड़ा तंग कर रहा है,
तो ये देख लेते कोर्ट की 2 दिन की छुट्टी है तो अब ले आते हैं इसको पकड़ के अब निकालते हैं इसकी जो भी हवाबाजी है। तो पुलिस के सामने सारे तरकीब है, पुलिस से पंगा मत लेना कभी सोचो भी मैं तो कोर्ट ये कर देगा वो कर देगा, पुलिस के सामने सारे। हाँ लेकिन फिर भी एक अगर आप जागरूक हो, आपको अधिकारों के बारे में मेरा पता है, तो अगर आपने अपराध नहीं किया है फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़। अगर आपको क्या है अपने अधिकारों के बारे में आप क्या हो जागरूक हो, इसलिए तो पढ़ाया जाता है। ये पुलिस से डरना थोड़ी है, अगर आपने कोई अपराध ही नहीं किया है तो फिर क्यों डरोगे आप। लेकिन खौफ मचा रहता है, पुलिस आगे तो आगे पुलिस यहाँ से भाग लो वो भाग लो, लेकिन ऐसा हो गया सिस्टम जो भी मानसिक रूप से बन गए। लेकिन क्या दिया गया हमको, क्या दी गई है हमारे संविधान लिखने, जब संविधान लिखा तो हर एक चीज़ को बारीकी से देखा, हर एक चीज़ को जानते थे किस प्रकार से हमें संविधान बनाना है, किस प्रकार से हमें देखना है। तो उन्होंने क्या किया, सामान्य विधि के आधार पर क्या हो रहा है, अगर गिरफ्तार हो रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको गिरफ्तारी जानने का हक होगा, मेरी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, और वकील से आप परामर्श कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ये तो सामान्य विधि में। अगर आपको पकड़ लिया जाता है निवारक निरोध अधिनियम के तहत, तो फिर कोई हुए नहीं आपको बताने की, फिर ये जो आपको अधिकार मिले हुए हैं वो सारे हट जाएंगे। एक तो ये किसको प्राप्त नहीं है, इसमें एक तो शत्रु देश के किसी नागरिक को है, शत्रु देश के नागरिक को में कोई शत्रु देश का नागरिक आ गया है घूमने के लिए, वो क्या कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दे रहा है, फिर वो उससे वो थोड़ी कहेगा क्यों गिरफ्तार करे, क्यों गिरफ्तार करेगा, और उसे वकील करने भी दिया जाए या ना जाए कोई जरूरी नहीं है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले भी जाए या ना ले जाए वो कोई जरूरी नहीं है, शत्रु देश के पास। और दूसरा है जिसपे क्या लग जाता है, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। इस अगर किसी व्यक्ति पे लगे जाए बात का नागरिक भी है वो, तो उसके लिए भी अधिकार क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर नहीं पूछ सकता होगा। तो एक गोपालन के जो लगा था, कौन सा लगा था, यही केस लगा था एक गोपाल, यही अधिनियम लगा था 1950 में। होता क्या है ये निवारक निरोध अधिनियम, सबके आधार पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। भी हो जाता है भी ये कोई ना कोई बड़ा अपराध ना कर दी, इससे पहले क्या कर ले, इसको गिरफ्तार कर ले। और कितने महीने तक, 3 महीने तक क्या किया जा सकता है, आपको नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कि ये नहीं पता चलेगा, नज़रबंद होता है कहीं आपको घर में भी रख सकते हैं, आपके घर में नज़रबंद बना के, या किसी होटल में कहीं भी रख सकते हैं, वो पता नहीं चलेगा कहाँ रखा हुआ है। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। एक बार की अवधि है, अगर ये लगे भाई ये स्थिति अभी सुधरी नहीं है, बाहर जाके फिर दिक्कतें पैदा करेगा, तो 3 महीनों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए संसद से सहमति लेनी पड़ती है, और इसके लिए सलाहकार बोर्ड भी बनता है, सलाहकार बोर्ड। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक तो होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और साथ में उसके साथ जो काम कर रहे हैं कार्यक्रत न्यायाधीश, और वर्तमान यानी कि अभी जिसकी नियुक्ति हुई है वो इसमें क्या सकते हैं, सामने 3 सदस्य होते हैं। ये क्या एक तरह से फॉर्मेलिटी है, अगर सरकार ने कह दिया भी हमको इसको क्या रखना है, आगे बढ़ा के रखना ही है, इसके महीने को अभी तक ये दिक्कतें पैदा कर देगा, तो ये आसानी से सलाह मान ली जाती है इसमें। ये लेकिन एक फॉर्मेलिटी रखी हुई है, फॉर्मेलिटी है कानून के दायरे में रहकर ही क्या किया जाए, काम किया जाए तो वही बेहतर है। तो अगर आप कितने महीने की है, 3 महीने की है, अगर बढ़ाना तो कौन बढ़ाएगी, संसद। तो सलाह लेते हैं किसी सलाहकार बोर्ड से, इसमें कितने सदस्य हैं, 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, साथ में उसके साथ जो काम कर रहे हैं वो 2 और उसके साथ ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चल रहा था 1950 से ये चला 71 तक, 1950 से 71 एक गोपालन से तहत गया था, लेकिन मान लिया, मैंने बता दिया आपको क्यों सही मान लिया गया था, क्योंकि विधि में ही लिखा हुआ है, तो ये जरूरी है। इसकी अवधि को मोरारजी देसाई की सरकार ने 2 महीने करने को कहा था, लेकिन आज तक ये हुआ नहीं है, अभी भी कितनी चल रही है, 3 महीने ही चल रही है। तो ये 1971 तक चला निवारक निरोध अधिनियम। ऐसे कानूनों का होना देश में कई बार जरूरी भी हो जाता है। जरूरी क्यों हो जाता है,
क्योंकि अगर हम सबको ही कानून बताना पड़ेगा, मैं आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, वकील के पास जाना पड़ेगा, 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, क्या पता बड़े से बड़े क्या करते हैं, फिर वो अपराध करते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग देखो कैसे हुआ, ये 71 तक चला, फिर 71 में कौन सा आ गया, मीसा, अपने नाम सुना होगा मीसा, जिसका इंदिरा गांधी ने खूब दुरुपयोग किया। मीसा 1971 से चला 1978 तक, 78 में मोरारजी देसाई ने सिखाने इसको बंद कर दिया था। मीसा कहता मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट 1971। इंदिरा गांधी ने इसका खूब दुरुपयोग किया, कब, जब आपातकाल लगाया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे इस कानून के तहत क्या करते हैं, सारे के सारे अंदर, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, लालू प्रसाद हो, जितने भी सारे के बड़े बड़े नेता थे सारे कानून डाल दिए अंदर। कोई भी ये करता, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता, तभी कौन सा लगा के कानून, वीसा लगा के जाओ अंदर। इसका बहुत ज़्यादा क्या किया गया, दुरुपयोग किया गया। हाँ, लेकिन बनाया इसके लिए गया था कि इंटरनल यानी कि आंतरिक रूप से कोई सुरक्षा का मामला आ गया है तो फिर इसको लागू किया जा सकता है। तो यही मामला था। इंदिरा गांधी ने तो यही कहा था भी जो इमरजेंसी लगाई गई है वो क्या है, आंतरिक अशांति फैल गई है, इस वजह से लगाया जा रहा है। फिर वो शब्द हटा भी दिया गया था, बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया बाद में, जो आर्टिकल आपका 352 है इमरजेंसी के बारे में कहते हैं। तो बहुत खूब प्रयोग हुआ। तो फिर लालू प्रसाद का नाम सुना होगा आपने। तो इस कानून का विरोध करने के लिए जब बेटी हुई तो जेल में थे, जब उनकी बेटी हुई तो उसको बेटी का ही नाम रख दिया मीसा भारती, मीसा भारती। ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ मामला। ठीक है, तो 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उसने क्या कर दिया, ये खत्म कर दिया। फिर अभी भी जो चल रहा है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, अभी भी ये चल रहा है। सबसे खतरनाक कानून यही है। जो जातीय व सांप्रदायिक आधार पर दंगे फैलाते हैं तो इस कानून का तहत क्या कर दिया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। और इसमें अवधि है 12 महीनों की, एक बार चले गए तो 12 महीने कोई नहीं पूछने वाला। सबसे खतरनाक कानून आज भी अभी भी चल रहा है वर्तमान में। NSA सुनते आओगे आप, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। फिर एक आपने नाम सुना होगा टाडा, इसको हिंदी में इसके नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, रासुका, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसके नाम से ज़्यादा फेमस है। इससे ज़्यादा इसकी जो लोकप्रियता बनी हुई है इससे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर एक आपने नाम सुना होगा टाडा, ये टेररिस्ट से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित, ये चला 1985 से 1995 तक। ये कानून किससे संबंधित है, वारक निरोध अधिनियम से। भाई ये कानून बन रहे हैं, इन कानूनों के तहत आपको क्या नहीं करनी पड़ेगी, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताना होगा, वकील नहीं करने दिया जाएगा आपको, और ना 24 घंटे में आपको लेके जाया जाएगा। ये है कहने को तो ये किसके लिए है, देश में क्या बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। यानी कि जो ये लगाए जाते हैं इसके लिए लगाने के पीछे कारण होता है तो क्या बनी रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे। किसके लिए लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहे, देश की एकता व अखंडता बनी रहे, देश की एकता व अखंडता बनी रहे, और प्रशासनिक सेवाएं क्या ना हो, बाधा ना हो, प्रशासनिक सेवा में बाधा ना हो, और क्या है, समाज में समन्वय बना रहे। अगर कोई क्या करता है, तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो भी कानूनों के तहत उसको अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि 4 आधार होते हैं कानून लगाया जा सकता है। जो निवारक निरोध अधिनियम था, उनका अगर इस मामले में पाया गया तो निवारक निरोध अधिनियम लग जाएगा। फिर उसकी जगह किसने ले ली, मीसा ने ले ली है। ठीक है, फिर क्या बन गया, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में भी चल रहा है। जो भी जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर क्या करता है, बढ़ावा देता है, तो उसमें ये लगता है। फिर एक टाटा टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटेड एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
यानी कि जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में पाया गया तो क्या कर दिया जाएगा, इसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। इसका भी क्या किया गया, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। 1995 में क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया। और फिर इसकी जगह आया कोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2001 में ये बना था, 2 में लागू हो गया, 2004 में खत्म भी कर दिया गया। एक में बना, 2002 में लागू और 2004 में खत्म। इसके पीछे कारण क्या था, कैसे बनाया? ये कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यहाँ पर उसने बनाया आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया। तो फिर क्या कर दिया इसकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि यहाँ पर सरकार किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की। 1999 से 3 तक इसकी सरकार चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली, यानी कि एनडीए की। तो ये एक ऐसा काम था जिसमें क्या, इसको पारित करवाने के लिए क्या करना पड़ा था, संयुक्त अधिवेशन। अभी तक 3 मामलों में ही संयुक्त अधिवेशन हुए हमारे, 3 बैठकें ऐसी हुई है जहाँ पर संयुक्त अधिवेशन करके बिल पास करवाए गए हैं। एक तो अपने मामला सुना होगा 1962 में दहेज को रोकने के लिए, वहाँ पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। और एक 1978 में बैंकिंग सर्विस से संबंधित था 1978 में। और एक कब हुआ था, जब ये कोटा को क्या किया गया था, लागू किया गया था, कानून बनाया गया था, तब भी क्या की गई थी, संयुक्त बैठक की गई थी। 2001 में बना, 2002 में लागू हो गया। लेकिन जब किसकी सरकार आ गई, यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उसने क्या कर दिया, 2004 में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि इनका क्या किया जा रहा था, इस कानून के तहत क्या किया जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इसको ये लगता है सरकार को भी ये दिक्कतें पैदा करे, जिस पर कानून वगैरह उसको अंदर डाल देंगे। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए इन कानूनों को क्या कर दिया गया, फिर हटा भी दिया। लेकिन ये जरूरी भी है किसी देश ने अगर क्या बना के रखा है, इंटरनल क्या बना के रखी है, सिक्योरिटी बना के रखी है, लेकिन इनका प्रयोग सही रूप में कम होता है और गलत रूप में क्या जाता है, प्रयोग इनका ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इनका विरोध भी किया जाता है। तो आर्टिकल 22 किससे बताता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी व विरोध से संरक्षण। सामान्य विधि में आपको क्या बताना पड़ेगा, गिरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा, वकील भी देंगे आपको, और क्या देंगे, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करेंगे। लेकिन आपके पास अगर लग गया निवारक निरोध अधिनियम, फिर इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या किया जा सकता है, 3 महीने के लिए बंदी बना देंगे, जैसे एक कानून बनाया गया। फिर उसके बाद कौन सा आ गया, हिस्सा आ गया। कई बार पूछ लिया जाता है, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या ये पूछ लिया जाता है किससे संबंधित था, ये पूछ लिया जाता है ये कब तक चला। इनसे क्वेश्चन इतने ही आए, अब तो है ही नहीं। अब तो ये कौन सा है, NSS नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो जातीय व सांप्रदायिक आधार पर जो हिंसा फैलाते हैं उनको बंदी बनाने के लिए। फिर टाटा आया, इसका भी गलत प्रयोग किया गया। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको खत्म कर दिया फिर 95 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए कौन सा, कोटा। इसके लिए क्या है, क्योंकि संसद पे हमला हो गया था हमारे, और एक अमेरिका में भी क्या हो गया था, हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ रही थी। इसमें ये था कि आतंकवाद किसी के ऊपर कानून लग गया तो फिर वो अंदर ही चले गए, ठीक है। लेकिन इसका कांग्रेस सरकार ने माना कि ये गलत तरीके से क्या है, बनाया जा रहा है, तो इसको क्या कर दिया गया, 2004 में खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये था सुंदरता का अधिकार। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार की सुंदरता। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको दिया गया है। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है इसको, रीढ़ की हड्डी। इसमें बहुत प्रकार की क्या दी गई है, सुंदरताएं। विधि द्वारा स्थापित क्रिया, विधि की उचित क्रिया। देखो 4 मामले आते हैं, एक तो विधि के समक्ष मानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित क्रिया। ये सारे मामले मैंने आपको समझा दिए, क्या क्या है बातें। इनमें से पूछ लिया जाएगा, लिख देगा ऊपर, विधि की उचित प्रक्रिया से क्या समझते हैं, फिर आप आसानी से बताते हैं। और आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित। बाकी करेंगे कल आर्टिकल 23 और 24 या जितने भी होंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, ठीक है। तो यही तक, अगर किसी ने इसलिए किसी को पूछना तो पूछो।